जरा सोचिए, मतलब एक दिन सुबह आंख खुले और खबर मिले कि जो पैसा हम बैंकों में रखते हैं ना, हाँ। वो अब हमारे उन आम बैंकों के पास नहीं है, बल्कि वो सीधा सीधा देश के रिजर्व बैंक या जो केंद्रीय बैंक होता है उनके सर्वर पर सुरक्षित है। ओह। सुनने में ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, हाँ, लेकिन असल में ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव बनने जा रहा है। बिल्कुल। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये बदलाव अभी हो रहा है। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में, जो कि हमारे क्रिप्टो बियॉन्ड द हाइप सीरीज का हिस्सा है, हम इसी पैसे के भविष्य को समझने की कोशिश करेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी गैर जरूरी हाइप के। हाँ, क्योंकि बहुत शोर है इस टॉपिक को लेकर। बहुत ज्यादा। आज हमारा मिशन है स्टेबल कॉइन और सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इनके बीच के असली फर्क को डिकोड करना। क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, मतलब डिजिटल पैसा है तो सब एक जैसा ही होगा। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे, हम्म। क्योंकि सतह के नीचे ना ये दोनों बिल्कुल अलग तकनीकी और आर्थिक मॉडल्स पर काम करते हैं। और ये अंतर समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, बात सिर्फ इस चीज की नहीं है कि फोन की स्क्रीन पर पेमेंट कैसे हो रही है। हाँ, पेमेंट तो हम आज भी कर लेते हैं। बिल्कुल। बात इस चीज की है कि पैसा बन कैसे रहा है, और सबसे बड़ी बात, उस पर कंट्रोल किसका है। सही बात है। एक तरफ तो हमारे पास स्टेबल कॉइन्स हैं, जो कि पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों द्वारा बनाए गए डिजिटल टोकन्स होते हैं। प्राइवेट कंपनियां, अच्छा। हाँ। और दूसरी तरफ हमारे पास सीबीडीसी है, मतलब किसी भी देश की सरकार या उनके केंद्रीय बैंक की सीधा देनदारी या लाइबिलिटी कह सकते हैं। मतलब एक प्राइवेट है और एक पूरी तरह सरकारी। बिल्कुल। और ये दोनों ही चीजें आज के जो हमारे पुराने बैंकिंग सिस्टम है ना, उनकी कमियों को दूर करने के लिए सामने आई हैं। अब कमियों की बात करें तो मेरे दिमाग में एक सवाल आता है हाँ, बताइए। कि जब हमारे पास पहले से ही इतने सारे पेमेंट ऐप्स हैं, कार्ड्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, तो मतलब हमें इन नई चीज़ों की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई? ये बहुत वाजिब सवाल है। क्योंकि अगर हम आज के सिस्टम को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर पैसा भेजना हो तो वो किसी रिले रेस की तरह लगता है ना। बिल्कुल। रीले रेस, ये उपमा एकदम सटीक है। हाँ, मतलब एक बैंक से पैसा निकलता है, फिर किसी बिचौलिए के पास जाता है, फिर स्विफ्ट जैसे नेटवर्क से होके गुजरता है। और इस पूरी रेस में हर कोई अपना अपना कमीशन काटता है और समय भी लगाता है। हाँ, मतलब हम व्हाट्सएप पर तुरंत मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन पैसा भेजने में 3 दिन लग जाते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए, आज का जो सिस्टम है ना, वो अकाउंट बेस्ड है। अकाउंट बेस्ड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब कोई पैसा भेजता है तो असल में कोई भौतिक नोट एक जगह से दूसरी जगह उड़कर नहीं जाता। हाँ, वो तो है। बस एक बैंक के खाते में कुछ नंबर कम कर दिए जाते हैं और दूसरे बैंक के खाते में नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। अच्छा, बस एंट्री होती है। हाँ। और इन सारे बही खातों को मैच करने में, रिकंसाइल करने में बहुत समय और पैसा बर्बाद होता है। तो यहीं पर स्टेबल कॉइन और सीबीडीसी आते हैं। ये रिले रेस की तरह नहीं है, ये एक तरह से टेलीपोर्टर का काम करते हैं। ओह, टेलीपोर्टर, ये दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि ये टोकन बेस्ड सिस्टम है। मतलब पैसा सिर्फ एक बही खाते की एंट्री नहीं है, ये डिजिटल रूप में अपने आप में एक वैल्यू है। अच्छा। जब आप ब्लॉकचेन पर स्टेबल कॉइन भेजते हैं तो वैल्यू तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, बीच में कोई सेटलमेंट या क्लियरिंग हाउस नहीं होता। तो क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ, मतलब अगर एक आसान उपमा लें, हाँ बिल्कुल, कि स्टेबल कॉइन किसी प्राइवेट गेमिंग जोन के उन टोकन्स की तरह हैं जिनकी कीमत हमेशा $8 रहती है। हाँ, बहुत सही उपमा है। और सीबीडीसी सीधे सरकार द्वारा हमारे फोन में भेजा गया असली डिजिटल नोट है। एकदम सही पकड़ा आपने। गेमिंग जोन का टोकन आपको सिर्फ उस इकोसिस्टम में काम आता है और भरोसा उस गेमिंग जोन के मालिक पर होता है। हाँ। लेकिन यहाँ एक चीज समझनी होगी, स्टेबल कॉइन्स काम कैसे करते हैं और इन्हें स्थिर कैसे रखा जाता है। हाँ, ये मेरा अगला सवाल था, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया तो मतलब आज ऊपर कल नीचे बहुत अस्थिर होती है। बहुत ज्यादा। बिटकॉइन जैसी चीजें एक दिन में 20% तक गिर सकती हैं। तो फिर एक ऐसा डिजिटल कॉइन कैसे बन सकता है जो ब्लॉकचेन की स्पीड तो दे, लेकिन उसकी कीमत हमेशा $1 ही रहे? ये एक बहुत ही तकनीकी खेल है। स्टेबल कॉइन को स्थिर रखने के ना मुख्य रूप से 2 तरीके होते हैं। अच्छा, 2 तरीके। हाँ। पहला और जो सबसे आम तरीका है, उसे कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन कहते हैं। कोलैटरलाइज्ड?
मतलब इसमें जो प्राइवेट कंपनी है वो दावा करती है कि उसने जितने डिजिटल टोकन छापे हैं उतने ही असली डॉलर या ट्रेजरी बॉन्ड अपने बैंक के लॉकर में बैकअप के तौर पर रखे हुए हैं। अच्छा, मतलब एक के बदले एक। बिल्कुल। अगर मार्केट में 1 अरब स्टेबल कॉइन है तो उनके बैंक अकाउंट में 1 अरब असली डॉलर होने चाहिए। ये तो सुनने में काफी सुरक्षित लगता है ना? लेकिन पेच जरूर होगा इसमें कुछ। हाँ बिल्कुल। पेंच ये है कि इतिहास गवाह है कि प्राइवेट कंपनियों पर हमेशा आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, ये तो है। अगर पारदर्शी तरीके से उनका ऑडिट ना हो तो कई बार रिजर्व के नाम पर सिर्फ खोखले दावे निकलते हैं। मतलब अंदर डॉलर है ही नहीं, बस बोल रहे हैं। बिल्कुल। और एक दूसरा तरीका भी है जिसे एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन कहते हैं। एल्गोरिथमिक, ये क्या होता है? ये तो और भी अजीब है। इसमें पीछे कोई असली डॉलर बैकअप में होता ही नहीं है। हैं? बिना डॉलर के कैसे? ये सिर्फ कंप्यूटर कोड और डिमांड सप्लाई के गणित के आधार पर कीमत को $1 पर टिकाए रखने की कोशिश करता है। तो ये तो हवा में महल बनाने वाली बात हो गई। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा रिस्क है। जब सिस्टम सिर्फ एक कोड के भरोसे चलता है ना, तो जब मार्केट में पैनिक होता है तो ये पूरा तंत्र ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। और शायद हमने ऐसा होते हुए देखा भी है। हाँ, हाल ही के सालों में मार्केट ने बहुत बड़े एल्गोरिथमिक क्रैश देखे हैं। मतलब कुछ ही दिनों में लोगों के अरबों डॉलर पूरी तरह से कह सकते हैं वाष्पीकृत हो गए, हवा हो गए। बिल्कुल। तो स्टेबल कॉइन के पूरे सिस्टम में ना सबसे बड़ा सवाल इसी भरोसे का है। आप किसी देश की सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे, आप एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन की ईमानदारी और उनके ऑडिट पर भरोसा कर रहे हैं। तो अगर मैं स्टेबल कॉइन इस्तेमाल करता हूं तो मुझे एक प्राइवेट कंपनी पे भरोसा करना होगा जो कभी भी दिवालिया हो सकती है। हाँ। और दूसरी तरफ सीबीडीसी में मुझे पूरी तरह से सरकारी सिस्टम पर निर्भर रहना होगा। सही। अगर आम इंसान के नजरिए से देखें तो यार ये दोनों ही ऑप्शन थोड़े डरावने नहीं लगते? थोड़े नहीं, काफी डरावने लग सकते हैं। और इसीलिए ये समझना जरूरी है कि इस सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है। अब देखिए, अगर प्राइवेट कंपनियों पर निर्भरता इतनी रिस्की हो सकती है, हाँ, तो शायद इसीलिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को मजबूरन इस रेस में कूदना पड़ा। अच्छा, तो वो अपनी मर्जी से नहीं आए, वो मजबूर हुए हैं। एक तरह से हाँ। सीबीडीसी का जो आइडिया है ना, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए नहीं आया था। तो फिर इसके पीछे असली वजह क्या थी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर था जिसे हम मौद्रिक संप्रभुता या मॉनेटरी सॉवरेंटी खोने का डर कहते हैं। मौद्रिक संप्रभुता थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? देखिए, मान लीजिए कि आम लोग और बड़े बड़े बिजनेस अपने रोज के लेन देन के लिए देश की असली मुद्रा की जगह किसी प्राइवेट कंपनी के स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करने लगे। मतलब रुपए की जगह हम कोई XYZ कॉइन यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में देश का केंद्रीय बैंक उस अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कैसे करेगा? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, केंद्रीय बैंक का काम क्या होता है? वो ब्याज दरों को कम ज्यादा करके महंगाई और ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं ना। हाँ, रेपो रेट और ये सब। बिल्कुल। लेकिन अगर मार्केट में देश की करेंसी का इस्तेमाल ही कम हो जाए तो उनकी ये सारी नीतियां तो बेअसर हो जाएंगी ना। उनका कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। एकदम सही। सीबीडीसी को बनाने के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। सरकारें चाहती हैं कि डिजिटल युग में भी जो सार्वजनिक पैसा है उसका वजूद बना रहे। तो मतलब सीबीडीसी में भरोसा पूरी तरह से उस देश की सरकार पर है? हाँ, 100%। ये किसी बैंक का IOU नहीं है या किसी प्राइवेट कंपनी का टोकन नहीं है? नहीं। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा पेच नजर आ रहा है। अच्छा, क्या? देखिए, आज की जो पूरी बैंकिंग व्यवस्था है ना, वो पार्शियल रिजर्व या आंशिक आरक्षित प्रणाली पर चलती है। मतलब बैंक कोई तिजोरी तो है नहीं जहां हमारा पैसा बस रखा रहता है। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। और ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, क्योंकि जब हम पारंपरिक बैंक में पैसा डालते हैं तो वो हमारा सारा पैसा अपने पास थोड़ी रखते हैं। बिल्कुल नहीं। वो उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा आगे कर्ज के रूप में, लोन के रूप में बांट देते हैं। हाँ, और उसी लोन से लोग घर खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, बिजनेस शुरू होते हैं। और इसी तरह से अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है। कमर्शियल बैंक्स इसी तरह से नया पैसा क्रिएट करते हैं। तो फिर अगर देश का केंद्रीय बैंक सीधा आम जनता को सीबीडीसी दे देगा, हाँ, तो कोई भी आम नागरिक अपना पैसा SBI या HDFC जैसे नॉर्मल बैंकों में क्यों रखेगा? यही तो डर है। मतलब नॉर्मल बैंक तो फिर भी डूब सकते हैं, लेकिन देश का केंद्रीय बैंक तो कभी नहीं डूबेगा ना। बिल्कुल। और अर्थशास्त्र की भाषा में इस स्थिति को स्ट्रक्चरल बैंक रन कहते हैं। स्ट्रक्चरल बैंक रन?
हाँ, सोचिए अगर कोई आर्थिक संकट आता है तो लोग घबराकर अपना सारा पैसा नॉर्मल बैंकों से निकाल लेंगे। तुरंत निकाल लेंगे बिल्कुल। और उसे सीधा सीबीडीसी में बदल लेंगे क्योंकि वो सबसे सेफ है। हाँ, रिजर्व बैंक की गारंटी है उस पे। तो अगर ऐसा हुआ तो पारंपरिक बैंकों के पास तो जमा पूंजी बचेगी ही नहीं। और अगर उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो आगे लोन कैसे देंगे? बिल्कुल। पूरा का पूरा जो ग्लोबल क्रेडिट मार्केट है वो ताश के महल की तरह गिर सकता है। बाप रे, ये तो एक तरह से सरकार का खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। हाँ, एक बहुत बड़ी दुविधा है ये। मतलब एक तरफ तो आप डिजिटल पैसे का आधुनिक रूप लाना चाहते हैं, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा करने से आपका अपना ही पूरा बैंकिंग सिस्टम ढह सकता है। सही कहा। तो क्या यही कारण है कि सीबीडीसी को लागू करने का काम इतना धीरे धीरे हो रहा है, जबकि स्टेबल कॉइन्स इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? बिना किसी शक के यही सबसे बड़ी रुकावट है। अच्छा। देखिए, एक प्राइवेट स्टेबल कॉइन कंपनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश का बैंकिंग ढांचा चरमरा जाएगा। उन्हें तो बस अपना प्रॉफिट देखना है। बिल्कुल, उनका लक्ष्य अपना नेटवर्क बढ़ाना है। हाँ। लेकिन एक देश के केंद्रीय बैंक को पूरे देश की वित्तीय स्थिरता का ध्यान रखना होता है। वो किसी स्टार्टअप की तरह काम नहीं कर सकते। ये तो ऐसा हो गया जैसे स्टेबल कॉइन एक बहुत तेज रफ्तार वाली स्पोर्ट्स कार है। हाँ, जो कहीं भी कैसे भी मुड़ सकती है। हाँ। और सीबीडीसी एक बड़ी सी पैसेंजर ट्रेन है। बहुत बढ़िया उपमा है ये। ट्रेन स्लो है, उसको पटरियां बिछाने में टाइम लगता है, लेकिन उसको ये श्योर करना होता है कि हर एक पैसेंजर सुरक्षित अपने मंजिल तक पहुंचे। एकदम सही। और इसमें एक सामाजिक जिम्मेदारी का एंगल भी जुड़ जाता है। अब जब सामाजिक जिम्मेदारी की बात आई गई है तो मैं तकनीक और समाज के बीच के एक और बड़े टकराव की बात करना चाहूंगा। प्राइवेसी की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, प्राइवेसी यानी निजता। क्योंकि जब हम पैसे के पूरी तरह डिजिटल होने की बात करते हैं तो ये मुद्दा सबसे ऊपर आता है। हाँ, ये सबसे बड़ी चिंता है लोगों की। देखिए, सदियों से कैश का इस्तेमाल, नगद का इस्तेमाल एक तरह से आजादी का प्रतीक रहा है। जब मैं बाजार जाकर कैश में कुछ खरीदता हूं तो उसका कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं होता, कोई निशान नहीं छूटता। वो पूरी तरह से अनाम होता है, एनोनिमस होता है। हाँ, लेकिन ये जो स्टेबल कॉइन और सीबीडीसी की नई दुनिया है, इसमें हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? क्या हम सुविधा के चक्कर में अपनी निजता का सौदा तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर हम स्टेबल कॉइन की बात करें ना, हाँ। तो उसमें प्राइवेसी अक्सर एक भ्रम होती है। भ्रम होती है? कैसे? लोगों को लगता है कि ब्लॉकचेन पर नाम नहीं छपते, सिर्फ वॉलेट के एड्रेस होते हैं। इसे छद्म पहचान या स्यूडोनिमिटी कहते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कि क्रिप्टो तो प्राइवेट होता है। वो पहले होता था। आज ब्लॉकचेन को ट्रैक करने वाले इतने एडवांस टूल्स आ गए हैं। हाँ, कि वो उन डिजिटल निशानों का पीछा करके आपकी असली पहचान उजागर कर सकते हैं। ओहो, मतलब कोई छुप नहीं सकता है। और इससे भी बड़ी बात, जो प्राइवेट कंपनियां ये स्टेबल कॉइन जारी करती ना, उनके कोड में एक ब्लैकलिस्ट फंक्शन होता है। ब्लैकलिस्ट, इसका क्या काम है? अगर उनके पास कोई कानूनी आदेश आ जाए, कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, तो वो बस एक बटन दबाकर आपके वॉलेट के सारे स्टेबल कॉइन को पूरी तरह से फ्रीज कर सकते हैं। मतलब मेरा पैसा मेरे वॉलेट में है लेकिन मैं उसे खर्च नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकते। यार, ये तो इसका मतलब कंट्रोल तो किसी सेंट्रल सर्वर या किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में ही है। हाँ, और सीबीडीसी के केस में ये डर और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां तो कंट्रोल सीधा सरकार के हाथ में आ गया है। बिल्कुल। लोगों के मन में सरकारी निगरानी या सर्विलेंस का डर आना बहुत स्वाभाविक है। हाँ, जाहिर सी बात है। आप सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां केंद्रीय बैंक ये देख सकता है कि देश में हर एक पैसा कहाँ जा रहा है, कब खर्च हो रहा है, किस चीज पर खर्च हो रहा है। हाँ, ये सीबीडीसी के डिजाइन को लेके सबसे सेंसिटिव डिबेट है आज के टाइम में। लेकिन सरकारें तो कहती हैं कि वो प्राइवेसी देंगी। हाँ, कई केंद्रीय बैंक दावा करते हैं कि वो छोटे लेन देन में प्राइवेसी रखेंगे। लेकिन क्या? लेकिन जब पूरा का पूरा बुनियादी ढांचा ही सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रीकृत है, तो कल को उस पावर के, उस शक्ति के गलत इस्तेमाल का खतरा तो हमेशा बना रहेगा ना। हाँ, सिस्टम में वो बैकडोर तो है ही। बिल्कुल। और बात सिर्फ सर्वेलेंस तक नहीं रुकती। असली डर तो प्रोग्रामेबल मनी से है। प्रोग्रामेबल मनी, प्रोग्राम करने योग्य पैसा, ये सुनने में जितना क्रांतिकारी लगता है ना, उतना ही डरावना भी है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हम पैसे के साथ कुछ शर्तें या नियम जोड़ सकते हैं।
एकदम सही। तकनीक के स्तर पर चाहे वो CBDC हो या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टेबल कॉइन्स हो, उनको इस तरह से कोड किया जा सकता है कि वो पैसा सिर्फ किसी खास काम के लिए ही इस्तेमाल हो। अच्छा, कोई उदाहरण देकर समझाएंगी? मान लीजिए सरकार कोई सब्सिडी देती है या कोई राहत पैकेज बांटती है। हाँ, जैसे किसानों को या गरीबों को। तो उस पैसे को इस तरह प्रोग्राम किया जा सकता है कि आप उससे सिर्फ राशन की दुकान पर सामान खरीद सकें या दवाइयाँ ले सकें। ओके। अगर कोई इस पैसे से शराब खरीदना चाहे या कोई और फालतू का सामान लेना चाहे तो पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगी। पेमेंट होगी ही नहीं, सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देगा। अगर इसे सकारात्मक नजरिए से देखें तो यार ये तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का अचूक तरीका है। मतलब जो सरकारी पैसा है वो सीधा सही जगह पहुंचेगा। हाँ बिल्कुल, ये इसका एक बहुत ही अच्छा पहलू है। लीकेज पूरी तरह बंद हो जाएगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है। वही तो, दूसरा पहलू बहुत गहरे सामाजिक और कह सकते हैं नैतिक सवाल खड़े करता है। वो कैसे? सोचिए, अगर अर्थव्यवस्था में मंदी है हाँ, और नीतियां बनाने वालों को लगता है कि लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, बस बचा के रख रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो आपके डिजिटल पैसे में एक एक्सपायरी डेट प्रोग्राम कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट पैसे पर? हाँ, मतलब अगर आपने वो डिजिटल पैसा अगले 30 दिनों के अंदर खर्च नहीं किया तो क्या होगा? तो वो पैसा अपने आप गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओहो, मतलब हद है। इस तरह के सिस्टम से तो पैसे की बुनियादी परिभाषा ही बदल जाएगी। पूरी तरह बदल जाएगी। पैसा अब सिर्फ कुछ खरीदने का जरिया या बचत करने का तरीका नहीं रह गया है। हाँ, वो तो इंसानों के व्यवहार को, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने का एक टूल बन गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरे परिदृश्य को देखने के बाद एक चीज बहुत साफ हो जाती है। क्या? कि स्टेबल कॉइन और CBDC ये सिर्फ कोई नई टेक नहीं है, कोई नया ऐप नहीं है। ये समाज में शक्ति और नियंत्रण के बिल्कुल नए ढांचे हैं। 100% की बात कही आपने। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बीच कोई विनर टेक्स ऑल वाली स्थिति आने वाली है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई एक जीतेगा और दूसरा खत्म हो जाएगा? नहीं, दुनिया भर में एक कोएग्जिस्टेंस या सह अस्तित्व का मॉडल बन रहा है। अच्छा, दोनों साथ मिलके चलेंगे? वो कैसे? देखिए, जिन देशों की अपनी करेंसी बहुत कमजोर है, जैसे कई अफ्रीकन देश हैं या लैटिन अमेरिका है, हाँ। वहां पर आम लोग स्टेबल कॉइन को सट्टेबाजी के लिए यूज नहीं कर रहे। वो उसे अपनी जिंदगी भर की बचत को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए यूज कर रहे हैं। उनके लिए तो वो लाइफलाइन बन गया है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो स्थिर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जिसे हम होलसेल CBDC कहते हैं, ये सिर्फ बैंकों के बीच में इस्तेमाल होता है। ओके, तो मतलब आम जनता को वो ट्रैक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैंक आपस में यूज कर रहे हैं। हाँ, इससे आम जनता की प्राइवेसी भी बच जाती है और नॉर्मल बैंक भी बंद नहीं होते। तो ये काफी संतुलित अप्रोच लग रही है। हाँ, मतलब अगर हम भविष्य की बात करें तो नगद भी रहेगा, पारंपरिक बैंक भी रहेंगे, प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स भी होंगे और सरकारी CBDC भी होंगे। बिल्कुल, हर चीज का अपना एक यूज केस होगा। सब अपनी अपनी जगह काम करेंगे। लेकिन यार, इस पूरी गहन चर्चा का अगर एक सार निकालें तो वो यही है कि हमें इस तकनीकी चमक दमक के पीछे की असलियत को समझना ही होगा। एकदम सही। हम सिर्फ स्पीड देखकर खुश नहीं हो सकते। हाँ, तो क्रिप्टो बियॉन्ड द हाइप के इस हिस्से को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही बुनियादी सा विचार आपके और हमारे सुनने वालों के सामने रखना चाहता हूँ। बताइए। देखिए, सदियों से हमने पैसों को अपनी निजी संपत्ति माना है ना? बिल्कुल, मेरा पैसा मेरी मर्जी। हाँ, जिस पर सिर्फ हमारा अधिकार होता है। लेकिन अब जब ये पैसा पूरी तरह से डिजिटल और प्रोग्रामेबल बन रहा है तो इसकी फितरत ही बदल गई है। बहुत बड़ा बदलाव है ये। तो जरा सोचिएगा, क्या ऐसा पैसा जिसे कहीं दूर बैठा कोई सर्वर या कोई संस्था ये तय कर सके कि उसे कब खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, किस चीज पर खर्च करना है, हाँ, क्या वो वाकई आपकी निजी संपत्ति कहलाने के लायक रह जाता है? ये बहुत गहरा सवाल है। या फिर वो सिर्फ एक सशर्त अनुमति, एक कंडीशनल परमिशन बनकर रह जाता है? सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी पैसे को नया रूप तो दे रही है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अनजाने में हमारी व्यक्तिगत आजादी की कीमत मांग रही है? और ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सिस्टम आज बन रहा है ना, हाँ, वही हमारी आने वाली पीढ़ियों की आर्थिक आजादी तय करेगा। बिल्कुल सही कहा। और इन्हीं गहरे विचारों के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। पैसे के इस बदलते रूप पर, इस नए परिदृश्य पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि भविष्य की अर्थव्यवस्था को समझने की सबसे बड़ी चाबी यही है।